तो क्या कल की तेजी आज टिक पाएगी? निफ्टी 25,000 के पार बंद हुआ और 10 दिन बाद एफआईआईज भी लौटे हैं खरीदार बनकर। ऊपर से कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, मतलब आज एक्शन तो भरपूर रहेगा बाजार में। बिल्कुल एक्शन तो रहेगा। कल का दिन देखिए बाजार के लिए काफी अहम था। वो जो सोमवार को 25,000 का लेवल पार हुआ था, वो कल टिका रहा, बल्कि उसके ऊपर बंद हुआ। ये एक मजबूती का संकेत तो है। हाँ, तो आज हम इसी पर फोकस कर रहे हैं 8 अक्टूबर 2025 के भारतीय शेयर बाजार पर। कुछ रिपोर्ट्स हैं, आंकड़े हैं, उनको खंगालेंगे। कोशिश ये समझने की है कि इंट्राडे ट्रेडर्स और निवेशकों के लिए आज क्या खास है, खासकर ये देखते हुए कि कल सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है। जी बिल्कुल, मकसद यही है कि जो भी जानकारी उपलब्ध है उसमें से काम की बातें निकालें। मतलब मेन इवेंट्स क्या हैं, कहाँ उतार चढ़ाव आ सकता है और उसके लिए कैसे तैयार रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कल निफ्टी बंद हुआ 25,108.65 पर और सेंसेक्स 81,927 पर, मतलब अपने ऑल टाइम हाई के बहुत पास। और निफ्टी 25,000 के ऊपर टिक गया। ये सिर्फ एक नंबर है या इसका कुछ गहरा मतलब निकालें? नहीं, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। आप देखिए, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल, एक मनोवैज्ञानिक बाधा थी जिसे पार करके बाजार टिका है। तो ये एक तरह की तकनीकी पुष्टि भी है। खरीदारों में भरोसा दिखाता है और जो नया हफ्ता शुरू हुआ है वो एक मजबूत नोट पर हुआ है। और इसमें संस्थागत भागीदारी का भी रोल रहा होगा। हाँ बिल्कुल, इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन यानी एफआईआईज और डीआईआईज की तरफ से जो एक्शन दिखा, उससे इन लेवल्स को सपोर्ट मिला है। ये एक तरह से बुल मार्केट की धारणा को और पुख्ता करता है पार्टिसिपेंट्स के बीच। अच्छा, और कल लगातार चौथा दिन था जब बाजार ऊपर बंद हुआ। मोमेंटम तो साफ दिख रहा है। बैंकिंग भी कल अच्छा चला, करीब 1.25% ऊपर था। आम बैंकिंग का चलना जरूरी होता है। बैंक निफ्टी अक्सर बाजार की ओवरऑल सेहत का इंडिकेटर माना जाता है। तो निफ्टी 25,000 के ऊपर और साथ में बैंक निफ्टी का सपोर्ट, ये बाजार की इंटरनल स्ट्रेंथ दिखाता है। अब आते हैं उस बड़ी खबर पर जिसने कल शायद सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी, एफआईआईज की वापसी। हाँ, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। 10 सेशन की लगातार बिकवाली के बाद कल वो नेट खरीदार बने। आंकड़ा है प्लस 1441 करोड़ का। ये इसलिए भी खास है क्योंकि सितंबर में तो उन्होंने 2.7 बिलियन से ज्यादा बेचा था। हाँ, ये वाकई एक बड़ा टर्न अराउंड है। इसे एकदम से गेम चेंजर कहना शायद जल्दबाजी हो, पर यह पॉजिटिव संकेत तो है ही। ऐसा लगता है कि 25,000 का लेवल पार होने और टिकने से विदेशी निवेशकों का कॉन्फिडेंस कुछ हद तक लौटा है। वो जो लगातार सेलिंग प्रेशर था, उसके बाद ये खरीदारी राहत तो देती है। ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, ये भारतीय बाजार की जो रेजिलियंस है उसका एक तरह से ग्लोबल वैलिडेशन भी है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या ये सिर्फ एक दिन की बात है या इसमें कुछ टिकने जैसा दिख रहा है, खासकर कल की एक्सपायरी को देखते हुए? कहीं ये सिर्फ एक्सपायरी से पहले की पोजीशनिंग तो नहीं? ये सवाल बिल्कुल वैलिड है। देखिए, एक दिन की खरीदारी से ट्रेंड बदल गया, ये कहना मुश्किल है। आज का एफआईआर डेटा देखना बहुत जरूरी होगा। क्या वो आज भी खरीदते हैं? अगर हाँ, तो ये भरोसा बढ़ाएगा। पर अगर आज फिर बिकवाली आ जाती है, तो कल की खरीदारी को हम एक्सपायरी रिलेटेड एडजस्टमेंट मान सकते हैं। और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स मतलब डीआईआईज का क्या? वो तो लगातार खरीद रहे थे। हाँ, डीआईआईज तो कमाल कर रहे हैं। कल भी उन्होंने प्लस 452 करोड़ रुपए की नेट खरीदारी की और ये उनका लगातार 30वां सेशन था खरीदारी का। सोचिए, जबरदस्त। बिल्कुल। डीआईआईज तो भारतीय बाजार की रीढ़ बने हुए हैं। उनकी लगातार खरीदारी ने एफआईआईज की बिकवाली का असर काफी हद तक न्यूट्रलाइज किया है। कल अगर दोनों का मिला दें, एफआईआईज और डीआईज का, तो बाजार में करीब प्लस 1893 करोड़ रुपए का नेट इंस्टीट्यूशनल फ्लो आया। ये दिखाता है कि लिक्विडिटी भी है और भरोसा भी कम से कम डोमेस्टिक लेवल पर तो पक्का है। चलिए अब जरा ग्लोबल और एशियन मार्केट्स पर नजर डालते हैं। आज एक खास बात यह है कि चीन और हांगकांग के बाजार एक हफ्ते की छुट्टी के बाद खुल रहे हैं, गोल्डन वीक के बाद। इसका क्या असर हो सकता है? हाँ, चीन की वापसी अहम है। दो बातें होंगी। एक तो एशियन ट्रेडिंग वॉल्यूम नॉर्मल हो जाएगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी। ये कल की सेंसेक्स एक्सपायरी के लिए भी जरूरी हो सकता है क्योंकि ज्यादा पार्टिसिपेशन से प्राइस डिस्कवरी बेहतर होती है। दूसरा, मार्केट देखेगा कि छुट्टी के बाद चीन की इकोनॉमी का हाल कैसा है। उनके इंडेक्स जैसे CSI 300 कैसे परफॉर्म करते हैं, उस पर नजर रहेगी। उसका असर बाकी इमर्जिंग मार्केट्स के सेंटिमेंट पर भी पड़ सकता है। अब बाकी दुनिया से कैसे संकेत मिल रहे हैं? अमेरिकी बाजार कल थोड़े नरम थे। डाउ जोन्स करीब 0.2%, S&P 500 0.38% और नैस्डैक 0.67% नीचे बंद हुए। 7 दिन की तेजी के बाद शायद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग।
हाँ, लग तो यही रहा है। अमेरिकी बाजारों में खासकर टेक स्टॉक्स में थोड़ी थकावट दिख रही थी। रिकॉर्ड हाईस के पास प्रॉफिट बुकिंग तो स्वाभाविक है, पर दूसरी तरफ आज सुबह एशियाई बाजार मिले जुले थे। जापान का निक्की करीब 0.28% ऊपर था, जो ठीक है। तो ग्लोबल क्यूज मतलब न तो बहुत खराब हैं, न ही बहुत अच्छे, मिक्स्ड बैग है। लेकिन एक फैक्टर है जिस पर ध्यान देना जरूरी है, डॉलर की मजबूती। डॉलर इंडेक्स DXY वो 0.16% बढ़कर 98.75 के पास है। बिल्कुल, ये एक अहम पॉइंट है। डॉलर इंडेक्स 98.75 के पास है। डॉलर जब मजबूत होता है तो वो अक्सर इमर्जिंग मार्केट जैसे इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ी रुकावट बनता है, क्योंकि डॉलर महंगा होने पर रुपए में निवेश करना रिलेटिवली कॉस्टली हो जाता है उनके लिए। एफआईआईज कल खरीदार थे, ये अच्छी बात है, पर अगर डॉलर और मजबूत होता है तो ये एफआईआई फ्लो पर फिर से दबाव डाल सकता है। और रुपया भी तो अपने रिकॉर्ड निचले स्तर के करीब है, 88.77 प्रति डॉलर। जी हाँ, ये भी एक चिंता का विषय है, खासकर उन कंपनियों के लिए जो इंपोर्ट पर निर्भर हैं। उनकी लागत बढ़ जाती है। अच्छा, अगर बाहरी संकेतों और दबावों की बात हो रही है तो कमोडिटीज को कैसे भूलें? सोना तो अपने ऑल टाइम हाई 1,22,030 रुपए प्रति 10 ग्राम के पास ही चल रहा है। सोने की ये तेजी अक्सर ग्लोबल अनिश्चितता या महंगाई की चिंता को दिखाती है। लोग सेफ हेवन की तरफ भागते हैं। दूसरी तरफ क्रूड ऑयल कल थोड़ा नरम जरूर हुआ। WTI -0.77%, ब्रेंट -0.68%, पर कीमतें अभी भी ऊंची हैं। तो ये जो एनर्जी कॉस्ट और दूसरी कमोडिटीज की बढ़ती कीमतें हैं, ये कॉर्पोरेट मार्जिन पर दबाव डाल सकती हैं और इन्फ्लेशन का रिस्क बढ़ा सकती हैं। ये मैक्रो फैक्टर्स हैं जिन पर नजर रखनी होगी। चलिए अब कुछ खास सेक्टर्स और स्टॉक्स की बात करते हैं जिनमें कल हलचल थी। प्लास्टिक्स +2.1%, टेलीकॉम +2.0%, इलेक्ट्रॉनिक्स +1.8% और बैंकिंग +1.25% जैसे सेक्टर्स में मजबूती दिखी। कुछ कंपनियों पर भी नजर थी, जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, BEL। हाँ, अब बीएल के नतीजे आने वाले हैं, तो डिफेंस सेक्टर में इंटरेस्ट बढ़ा है। ये सिर्फ बीएल की बात नहीं है, ये एक तरह से मेक इन इंडिया और सरकार का डिफेंस पर जो फोकस बढ़ा है, उसका लिटमस टेस्ट भी हो सकता है। अगर नतीजे उम्मीद से बेहतर आए, तो पूरे सेक्टर में एक पॉजिटिव मोमेंटम बन सकता है। ये दिखाता है कि कैसे सरकारी नीतियां कुछ सेक्टर्स के लिए कैटलिस्ट का काम कर रही हैं। एक और स्टॉक था, कॉन्कोर कंटेनर कॉर्पोरेशन। उनकी लॉजिस्टिक्स पार्टनरशिप की खबर थी अल्ट्राटेक सीमेंट के साथ। जी, ये पार्टनरशिप भी अहम है। ये लॉजिस्टिक्स कॉन्कोर और इंफ्रालिंक सेक्टर सीमेंट अल्ट्राटेक को जोड़ती है। ये दिखाता है कि कैसे कंपनियां जो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है देश में, उसका फायदा उठाने के लिए स्ट्रेटेजिक कदम उठा रही हैं। लॉन्ग टर्म में इससे कॉन्कोर के रेवेन्यू को फायदा हो सकता है। ये फिर से वही डिफेंस और इंफ्रा थीम में निवेशकों के बढ़ते विश्वास का संकेत है। और नई इकोनॉमी की बात करें तो अर्बन कंपनी लिस्टिंग के बाद से उसमें अच्छी तेजी बनी हुई है। बिल्कुल, अर्बन कंपनी जैसी कंपनियां जो हैं वो शहरी भारत में डिजिटल सेवाओं की बढ़ती डिमांड को दर्शाती हैं। ये न्यू इकोनॉमी स्टॉक्स का हिस्सा हैं जिनमें इन्वेस्टर्स ग्रोथ पोटेंशियल देख रहे हैं। हालांकि ऐसे स्टॉक्स में मोमेंटम तो होता है, पर वैल्यूएशन पर भी नजर रखना जरूरी होता है। ये सेक्टर रोटेशन का भी हिस्सा हो सकता है, मतलब निवेशक ट्रेडिशनल सेक्टर्स के साथ साथ इसे ग्रोथ एरिया में भी पैसा लगा रहे हैं। ठीक है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब सबसे जरूरी मुद्दे पर आते हैं। कल यानी गुरुवार 9 अक्टूबर दोपहर 3:30 बजे सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है। सेंसेक्स अभी 81,927 पर है, ऑल टाइम हाई के पास। ट्रेडर्स को क्या ध्यान में रखना चाहिए? एक्सपायरी का दिन, खासकर आखिरी के 1.5-2 घंटे, मतलब करीब 2 बजे के बाद, अक्सर बहुत उतार चढ़ाव वाले होते हैं, जिसे हम वॉलेटिलिटी कहते हैं। यानी कीमतों में तेजी से और बड़े दायरे में ऊपर नीचे जाने की संभावना बढ़ जाती है। सेंसेक्स के लिए 82,000 का लेवल बहुत बहुत क्रूशियल है। इस लेवल के आसपास काफी कॉल और पुट राइटिंग हुई होगी। मतलब यहाँ पिंच रिस्क का खतरा है। जी, ये क्या होता है? पिंच रिस्क का मतलब है कि कुछ बड़े प्लेयर्स जो ऑप्शन राइटर होते हैं, वो कोशिश कर सकते हैं कि एक्सपायरी के टाइम पर सेंसेक्स ठीक 82,000 के लेवल के आसपास ही बंद हो, ताकि उनके जो बेचे हुए ऑप्शंस हैं उनकी वैल्यू 0 हो जाए और उन्हें पूरा प्रीमियम मिल जाए। ट्रेडर्स के लिए इसका मतलब है कि इस लेवल के पास अचानक छोटे दायरे में बहुत तेज और अनप्रेडिक्टेबल मूव्स दिख सकते हैं, खासकर आखिरी आधे घंटे में। और वॉल्यूम भी बढ़ जाता है शायद? हाँ बिल्कुल, एक्सपायरी के दिन ट्रेडिंग वॉल्यूम नॉर्मल दिनों से 2 से 3 गुना तक बढ़ सकता है। और ऑप्शन खरीदारों के लिए एक और चैलेंज होता है टाइम डीके, मतलब समय बीतने के साथ ऑप्शन की वैल्यू अपने आप कम होती जाती है और एक्सपायरी वाले दिन ये गिरावट बहुत तेज हो जाती है। थीटा बहुत तेजी से काम करता है।
तो आखिरी घंटों में ऑप्शन खरीदना ज्यादा रिस्की हो सकता है जब तक कि कोई बहुत बड़ा मूव ना आए। तो आज यानी एक्सपायरी से एक दिन पहले इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए कौन से तकनीकी स्तर अहम हो सकते हैं? स्रोत सामग्री के हिसाब से निफ्टी के लिए सपोर्ट 25,000 और 25,950 पर बताया गया है, जबकि रेजिस्टेंस 25,200 और 25,300 पर। हाँ, 25,000 का लेवल तो बहुत ही अहम सपोर्ट है। अब उसके नीचे 24,950 है, ऊपर की तरफ 25,200 और फिर 25,300 रेजिस्टेंस बन सकते हैं। और सेंसेक्स के लिए सपोर्ट 81,700 और 81,500 पर और रेजिस्टेंस 82,200 और 82,350 पर, कल की एक्सपायरी को ध्यान में रखते हुए। जी, सेंसेक्स में 81,700 81,500 का जोन नीचे सपोर्ट देगा, ऊपर की तरफ 82,000 का वो साइकोलॉजिकल लेवल और फिर 82,200 82,350 रेजिस्टेंस का काम करेंगे। और बैंक निफ्टी, उसके लिए सपोर्ट 55,300 55,200 और रेजिस्टेंस 55,600 55,800 पर बताया गया है। हाँ, बैंक निफ्टी के लिए ये लेवल्स गाइड का काम कर सकते हैं। 55,300 200 नीचे और 55,600 800 ऊपर। तो ये लेवल्स इंट्राडे में ध्यान में रखने वाले हैं। तो अगर हम पूरी पिक्चर को समेटें, एक तरफ तो बुलिश फैक्टर्स हावी दिख रहे हैं, निफ्टी 25,000 के ऊपर है, एफआईआईज लौट आए हैं, डीआईआईज का सपोर्ट लगातार है, इंस्टीट्यूशनल फ्लो मजबूत है, सेक्टोरल रोटेशन हो रहा है, कुछ पॉजिटिव कॉर्पोरेट खबरें भी हैं। हाँ, ये सारे पॉजिटिव पॉइंट्स बिल्कुल हैं और यही बाजार को ड्राइव कर रहे हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, रिस्क्स हैं जिन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। सबसे बड़ा इमीडिएट रिस्क तो कल की एक्सपायरी की वॉलेटिलिटी है। उसके अलावा डॉलर का मजबूत होना एफआईआई फ्लो को लिमिट कर सकता है। कमोडिटी की कीमतें, खासकर तेल और सोना, चिंता का विषय बनी हुई हैं और ग्लोबल मार्केट से भी बहुत क्लियर संकेत नहीं मिल रहे। एक्सपायरी से पहले ट्रेडर्स थोड़े नर्वस भी हो जाते हैं शायद। बिल्कुल, एक्सपायरी से पहले अक्सर ट्रेडर्स अपनी पोजीशन हल्की करते हैं, थोड़ा रिस्क कम करते हैं, तो थोड़ी नर्वसनेस दिख सकती है। 82,000 का लेवल सेंसेक्स में बहुत ध्यान से देखना होगा। ट्रेडर्स को किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? आज सुबह चीन के बाजार खुलने पर नजर रखनी होगी, उनका मूड कैसा रहता है और उसका एशिया पर क्या असर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट एफआईआईज का आंकड़ा, क्या वो कल की खरीदारी जारी रखते हैं। गिफ्ट निफ्टी फ्लैट था सुबह, तो मार्केट खुलने के बाद गैप की सिचुएशन और शुरुआती ट्रेंड को देखना होगा। बीईएल के नतीजे या कॉनकॉर्ड जैसी खबरों पर स्टॉक स्पेसिफिक रिएक्शन देखने को मिल सकता है। और सबसे जरूरी, कल की एक्सपायरी को ध्यान में रखते हुए पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट पर फोकस करना होगा। और कल 9 अक्टूबर यानी एक्सपायरी के दिन के लिए क्या खास रणनीति सुझाई गई है? हाँ, कल के लिए सबसे अहम सलाह है कि आखिरी 90 मिनट मतलब दोपहर 2 से 3:30 बजे तक बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी की उम्मीद रखें। सेंसेक्स में 82,000 के आसपास बिन रिस्क से सावधान रहें। अगर दिन में कोई अच्छा मूव मिलता है ऊपर की तरफ तो प्रॉफिट बुक करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए, खासकर ऑप्शन बायर्स को। और दोपहर 2 बजे के बाद जब वोलेटिलिटी और टाइम डीके दोनों बढ़ जाते हैं, तब शायद नई इंट्राडे पोजीशन लेने से बचना बेहतर हो सकता है। रिस्क मैनेजमेंट पर भी काफी जोर है। हाँ, वो तो हमेशा ही जरूरी है, पर एक्सपायरी के दिन और भी ज्यादा। सुझाव यह है कि किसी भी एक ट्रेड या स्ट्रैटेजी में अपनी कुल ट्रेडिंग कैपिटल का 1.5% से ज्यादा रिस्क ना ले। एक टाइम स्टॉप भी इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर आपकी इंट्राडे पोजीशन दोपहर 3 बजे तक प्रॉफिट या लॉस में है तो उसे स्क्वायर ऑफ कर देना चाहिए। ओवरनाइट रिस्क नहीं लेना चाहिए। एक्सपायरी के दिन पहला लक्ष्य कैपिटल बचाना होना चाहिए, प्रॉफिट कमाना दूसरा। और ओवरनाइट ऑप्शन पोजीशन से भी बचने की सलाह दी जाती है। सेक्टर के लिहाज से क्या रणनीति हो सकती है? बैंकिंग सेक्टर पर पॉजिटिव रुझान बनाए रखने का सुझाव है। अगर एफआईआईज की वापसी जारी रहती है तो इस सेक्टर को फायदा हो सकता है और डीआईएस का सपोर्ट तो है ही। डिफेंस, बीएल और इंफ्रालॉजिस्टिक्स, कॉनकॉर में पॉजिटिव खबरों के आधार पर सिलेक्टिव बाइंग के मौके देख सकते हैं। न्यू इकोनॉमी स्टॉक्स, अर्बन कंपनी में मोमेंटम प्ले किया जा सकता है, पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। वहीं कमोडिटी और मटेरियल सेक्टर में थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह है, क्योंकि बढ़ती लागत का दबाव मार्जिन पर दिख सकता है। तो संक्षिप्त में कहें तो आज का दिन ये देखने के लिए अहम है कि क्या एफआईआईज का भरोसा टिका रहता है और क्या बाजार 25,000 के ऊपर अपनी पकड़ मजबूत करता है। कल की सेंसेक्स एक्सपायरी के लिए सावधानी और तैयारी जरूरी है, जिसमें रिस्क मैनेजमेंट सबसे ऊपर। माहौल ओवरऑल कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक कह सकते हैं, सावधानी के साथ आशावादी। बिल्कुल सही कहा आपने, कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक। आज का सेशन कल की एफआईआई खरीदारी की पुष्टि करेगा या उसे नकारेगा। क्या बाजार ग्लोबल प्रेशर और डॉलर की मजबूती झेल पाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। एक्सपायरी की अपनी डायनामिक्स होती हैं और उनको नेविगेट करने के लिए क्लियर प्लान और डिसिप्लिन बहुत जरूरी है।
तो इस चर्चा को समाप्त करते हुए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। एफआईआईज़ की ये जो वापसी हुई है, क्या ये महज एक्सपायरी से पहले की एक तकनीकी ज़रूरत थी, या ये उस बड़े ट्रेंड की शुरुआत है जिसका बाजार इंतज़ार कर रहा था? एक्सपायरी के बाद बाजार कौन सी दिशा पकड़ेगा और अगला बड़ा मौका कहाँ बन सकता है? ये वाकई $1 मिलियन क्वेश्चन है। इस हिस्टोरिक लेवल और इंस्टीट्यूशनल फ्लो के यूटर्न ने बाजार को बहुत दिलचस्प बना दिया है। आने वाले दिनों में इन लेवल्स, फ्लोज और ग्लोबल संकेतों पर बारीकी से नजर रखनी होगी। अगले विश्लेषण तक सतर्क रहें और सोच समझकर अपने कदम उठाएं।